So hello everyone, welcome to Once Smart Classes Jaipur. So last क्लास में हमने फाइनल का डायरेक्ट टैक्स से स्टार्ट किया था, डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इंटरनेशनल टैक्स लॉ, राइट। तो हमने वॉल्यूम 1 पढ़ना स्टार्ट किया था। वॉल्यूम 1 में हम कुछ यहाँ तक पढ़ चुके थे कि इनकम टैक्स में क्या होता है, 6 चीज़ें हमें पढ़नी होती है और उन 6 चीज़ों के बेसिस पे ही आगे की हमारी सारी प्रोसेस चलती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसके आगे का। सर आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे 1961, ठीक है। किसी भी एक्ट में जब हम बात करते हैं, जैसे हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हमारा पहला काम क्या होता है, इंट्रोडक्शन। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन। तो सेक्शन 1 किसी भी एक्ट का, किसी भी रूल्स का, सेक्शन 1 हमेशा क्या बात करता है, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, या शॉर्ट इंटाइटलमेंट ये भी हम बोल सकते हैं। तो क्या है, जैसे मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मैं क्या करता हूं, वगैरह वगैरह। तो वैसे ही सेक्शन 1 जो है इनकम टैक्स एक्ट का, वो भी अपना एक इंट्रोडक्शन देता है कि सर मेरा नाम इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, राइट। मेरे अंदर 298 सेक्शंस हैं, ठीक है। मेरे अंदर सर 14 शेड्यूल्स हैं और सर मैं विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 से एप्लीकेबल होता हूँ, ठीक है। सर 1961 में बना था ना, हाँ, तो एप्लीकेबिलिटी तो तब हुई जब 1 अप्रैल 1962 से हमने जो कमाया उसकी बात है, राइट। सर इसके अलावा सर ये पूरे इंडिया पे कवर होता है, हाँ। देखो ये जो हम बोलते हैं ना पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, ये लिखने की जरूरत अब नहीं है। देखा जाए तो लॉजिकली इसकी जरूरत कब पड़ती थी, जब आर्टिकल 370 था इंडिया में, तब हमारे बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं हुआ करते थे। तब हमें ये लिखना पड़ता था कि ये लो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है और ये लो जो है ऑल इंडिया एक्सक्लूडिंग J&K, ऐसा लिखना पड़ता था। पर आर्टिकल 370 हटने के बाद अब तो सारे ही लॉज जो है वो जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल होते हैं, तो अब इस पॉइंट का कोई रिलेवेंस रहता नहीं है, राइट। तो ये स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। कई बार इसी में से कुछ एमसीक्यू पूछ लेते हैं अगर बहुत इजी पेपर बनाना हुआ तो। फिर आती है सर बात सेक्शन 2 की। किसी भी एक्ट का ये भी एक फिक्स है कि किसी भी एक्ट का जो सेक्शन 2 होता है वो भी कुछ पर्टिकुलर बात करता है डेफिनेशंस की। सर डेफिनेशन क्यों देते हैं ये हर एक्ट में? तो सर जैसे कोई कहानी जब होती है, कोई मूवी जब स्टार्ट होती है, तो मूवी में क्या करते हैं सर, कई बार इंट्रोड्यूस कर देते हैं पहले कि सर ये बाहुबली है ना, ये बाहुबली की माँ शिवगामी देवी है, ये उसका दूसरा बेटा बल्लाल देव है, ठीक है, और ये इनका सेवक जो है कटप्पा है। तो पहले ही बता देते हैं। अब बाद में वो कहेंगे कि कटप्पा ने बाहुबली को ये कहा, तो बोलेंगे कौन कटप्पा, तो वो बार बार नहीं बताना पड़े इसलिए पहले ही बता दिया कि भैया कटप्पा मामा है, समझ गए। तो ऐसे ही कहानी में पहले ही बता देते हैं कि कहानी है रमेश की, उसका भाई है सुरेश, उसका चाचा है दिनेश, ठीक है, और उसके पिताजी है राजेश। तो ये पहले ही बता देते हैं ताकि बार बार कंफ्यूजन ना हो, राइट। अब क्या होता है, आप चाइनीज मूवी देखो, चाइनीज मूवी में आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपको लगेगा पहले भी ये आया था बाद में भी ये आया, सबकी शक्ल एक जैसी होती है, ठीक है। अब वहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देते हैं तो आपको पता रहता है। वो कहते हैं कि ये मान लो हिंदी में डब भी हुई तो वो बोलेगा कि इसने इसको ये कहा, तो हाँ ठीक है, बात सुन के ही समझ सकते हैं, देखने में तो सब एक जैसे लगते हैं, राइट। तो इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। पहले एक मैगजीन आती थी बचपन में, वो क्या था, चाचा चौधरी, बढ़िया बड़ी, चाचा चौधरी, तो मतलब वो थे चौधरी जी थे और ऐसे पगड़ी लगा के मूछ वाले, और उनके साथ में एक पहलवान रहता था, साबू, साबू नाम होता था उसका। तो उसमें पहले इंट्रोडक्शन होते हैं कि भाई ये चाचा चौधरी है, ये इनका भाई वो पहलवान है, और ऐसे समझदारी वाले किस्से, इस टाइप की कहानी थी। तो डेफिनेशन में पहले ही समझा देते हैं। तो पहली जो डेफिनेशन सर आती है ना वो हमारी आती है एसएससी, ठीक है। अब हमें बताने की जरूरत नहीं है सर एसएससी कौन होता है, कौन होता है एसएससी, कौन होता है, जो टैक्स पे करता है, राइट। नो, जो टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, पे करता है नहीं, तो पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स, ठीक है। ऐसे तो मान लो मैं करोड़ रुपए कमाता हूं, मेरा टैक्स बनता है और मैं पे नहीं करता,
तो अगर हमने कहा कि जो टैक्स पे करता है वो एसएससी है, तो मैं तो एसएससी हूं ही नहीं फिर, समझ गए? तो एसएससी वो है जो टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, ठीक है। और हमने पर्सन यूज किया है क्योंकि इनकम टैक्स में 7 तरीके के पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, फर्म, कंपनी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और लोकल अथॉरिटीज। तो हमने पर्सन यूज किया है, तो इसमें सिर्फ इंडिविजुअल नहीं आ रहे, इसमें कंपनी, एओपी, बीवाई सब आ गए हैं, राइट। तो इनमें से किसी का भी अगर टैक्स बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा? एसएससी। एसएससी को वैसे हिंदी में बोलते हैं सर करदाता, ठीक है। हर इंसान की पहचान उसके एक नाम से होती है, जगह से होती है। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप पेशेंट होते हैं, जब आप डॉक्टर एडवोकेट के पास जाते हैं तो आप क्लाइंट होते हैं, जब आप सीए के पास जाते हैं तो क्लाइंट में होते हैं, जब आप बैंक के पास जाते हैं तो आप कस्टमर होते हैं, राशन की दुकान पे आप कस्टमर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आप कंज्यूमर होते हैं, स्कूल में आप स्टूडेंट होते हैं। सोचो, अब आप तो एक ही है ना, अब आपको है ना, हॉस्पिटल में पेशेंट आया, स्कूल में स्टूडेंट आया, ठीक है। एडवोकेट या प्रोफेशनल जो होते हैं वो कहते हैं क्लाइंट आया जी, समझ गए? तो वैसे ही जब आप इनकम टैक्स में जानते हैं तो वो क्या बोलेंगे? तो वो आपको बोलेंगे एसएससी आया, समझ गए? तो उनके लिए आप एसएससी हो, तो आपका एक नया नाम, मतलब एज पर इनकम टैक्स जो आपका नाम है वो एसएससी है, ठीक है। तो पहला अब सर इसमें अलग अलग एसएससी भी होते हैं, जैसे डीम्ड एसएससी। डीम्ड एसएससी मतलब किसी और की इनकम पे अगर आपको टैक्स देना पड़े तो आप क्या बन जाते हैं? डीम्ड एसएससी। रिप्रेजेंटिंग एसएससी, अगर किसी और की इनकम पे आप टैक्स दे रहे हैं तो आप क्या है? रिप्रेजेंटिंग एसएससी। अब आप कहोगे तो एक ही बात होगी, डीम्ड एसएससी और रिप्रेजेंटिंग एसएससी तो एक ही बात होगी। आंसर इज नो। किसी और की इनकम पे उसी के नाम से, उसके बिहाफ पे आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आप है रिप्रेजेंटिंग एसएससी। और किसी और की इनकम को अपनी इनकम में जोड़ के आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आप है डीम्ड एसएससी। दोनों में फर्क समझ में आया? भाई ऐसा समझिए कि एक तो मेरा माइनर चाइल्ड है, ठीक है, तो माइनर चाइल्ड की इनकम मेरी इनकम में जुड़ गई और मैं उस पर टैक्स पे कर रहा हूं, तो एट दैट टाइम मैं क्या हूं? डीम्ड एसएससी, क्योंकि एसएससी मुझे ही माना गया और मुझ पर टैक्स लगाया गया। एक मेरा क्लाइंट है जो विदेश में रहता है, तो उसके बिहाफ पे इंडिया में मैं टैक्स पे करता हूं, तो मैं उस केस में क्या हूं? रिप्रेजेंटिंग एसएससी। समझ रहे हो बात को? अरे बोलो हाँ या ना। तुमने गलती कर दी है ना, और तुम्हारे बिहाफ पे मैं कोर्ट में गया और मैंने माफी मांग ली, तो वो हुआ रिप्रेजेंटिंग एसएससी, ठीक है। किसी माइनर ने गलती कर दी और उसके लिए पेरेंट्स को ही जिम्मेदार माना गया, तो फिर तो वो तो डीम्ड हो गए ना। समझ गए बात को? तो ये दोनों बातों में फर्क हो जाता है, ध्यान दीजिए। ओके, तो ये बात हो गई डीम्ड एसएससी और रिप्रेजेंटिंग एसएससी। इंटर में पढ़ा हुआ ना? पक्का? अभी पता चल जाएगा। एक और वर्ड ले लेता हूं मैं लास्ट, एसएससी इन डिफॉल्ट। बताओ व्हाट इज एसएससी इन डिफॉल्ट? व्हाट इज एसएससी इन डिफॉल्ट? जल्दी बोलो। जो टैक्स पे नहीं करता हो। तो देखिए, इफ यू आर लाइबल टू पे टैक्स, if you are liable to pay advance tax, if you are liable to deduct TDS, इनमें से कोई भी काम है और आप उस काम को करने में फेल हो जाते हैं तो आपको क्या कहते हैं? एसएससी इन डिफॉल्ट। और आपके ऊपर सेक्शन 220 और सेक्शन 221 लग जाते हैं, 2 सेक्शन आपके ऊपर अप्लीकेबल हो जाते हैं, राइट? यस, तो उनको बोलते हैं एसएससी इन डिफॉल्ट। ये पेनल्टी और इंटरेस्ट के सेक्शन 220 और 221 आपके ऊपर लग जाते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है सर वो प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन आती है। प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन को सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है, ठीक है, और रूल भी इस पे एप्लीकेबल है। अब सुनिएगा ध्यान से, प्रीवियस ईयर कौन सा होता है सर? ईयर फॉर विच इनकम टू बी कैलकुलेटेड। जिस साल के लिए हम इनकम निकाल रहे हैं उस साल को हम क्या कहते हैं? प्रीवियस ईयर कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जैसे हम बात करें कि सर हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर 24-25, तो इसका मतलब हम 2024-25 की इनकम निकाल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें पुराने साल की इनकम निकालनी होती है। जैसे मान लीजिए किसी एसएससी का नोटिस आ गया कि भैया 2015-16 की आपकी डिमांड है, हमें पता चला आपकी 2015-16 में कोई इनकम थी, आपने उसकी रिटर्न नहीं भरी, तो बताओ, तो
क्लाइंट आया कि साहब मेरी रिटर्न भर दो, अब मैं कौन से प्रीवियस ईयर की कैलकुलेशन करूंगा? तो मैं 15-16 की करूंगा ना, क्योंकि नोटिस 15-16 का है। ठीक है, अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं आज निकाल रहा हूं तो सर मैं कहूँ ये तो 24-25 है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सर, कई स्टूडेंट बोलते हैं सर जिस साल हम इनकम निकालते हैं उसको प्रीवियस ईयर कहते हैं। नहीं, जिस साल की इनकम निकालते हैं उसको प्रीवियस ईयर कहते हैं, चाहे वो कभी भी निकाले हम। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट, असेसमेंट ईयर। तो सर असेसमेंट ईयर क्या कहते हैं? ये हमेशा होता है ईयर नेक्स्ट टू प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे भी आप थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि सर जिस साल इनकम निकाल रहे हैं उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। नो, जिस साल की इनकम निकाल रहे हैं उसका अगला साल असेसमेंट ईयर होता है। जैसे अभी वापस उसी क्वेश्चन पे आते हैं कि सर 15-16 का नोटिस आया, हम 15-16 की इनकम निकाल रहे हैं, तो असेसमेंट ईयर कौन सा यूज करेंगे हम? 16-17। जिस साल की इनकम निकाल रहे हैं उसके अगला साल। ये नहीं कि इस साल अब निकाल रहे हैं तो 24-25 लिखते हैं। तो अभी हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर 25-26। समझ गए बात को? तो ये हमें ध्यान देना होता है। ठीक है, बाकी तो आपने इंटर में पढ़ा हुआ है तो और ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। देखो एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि मेरी आदत है हमेशा लिख के पढ़ाने की। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लिख लिख के, मेरी आदत ही है कि मैं टेक्स्ट पूरा लिख के पढ़ाता हूँ मोस्टली। कुछ टॉपिक्स जैसे कि सैलरी चैप्टर है, अब सैलरी चैप्टर में कुछ चीज़ें जो है स्टार्टिंग की वो तो मैं लिख के बता दूंगा। उसके बाद जो परक्विजिट वगैरह है उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो उसमें मैं पीडीएफ से शेयर कर दूंगा। तो जहां पे मुझे लगेगा कि मुझे टाइम सेव करना है सिर्फ मैं वहीं पे पीडीएफ शेयर करता हूं, बाकी सब मैं लिख के पढ़ाता हूं। अब इसमें आपका जो फर्ज बनता है या आपका जो फायदा है वो इस बात में है कि मैं जो दिखा रहा हूं इनको आप जरूर लिख लें। एग्जाम टाइम में इससे बढ़िया रिवीजन आपका कहीं नहीं हो सकता। ना तो आप पूरी बुक जो है वो एक दिन में पढ़ सकते हैं, ना ही पूरे नोट्स एक दिन में पढ़ सकते हैं। तो ये ऐसी चीज रहेगी जो एक दिन में आपको पूरा क्या कर देगी, ओवरव्यू कर देगी। राइट, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब सर एक हमारा प्रीवियस ईयर रूल होता है वो पढ़ लेते हैं, तो बेसिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर रूल आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो प्रीवियस ईयर रूल क्या कहता है कि इनकम ऑफ previous year is taxable in assessment year. इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर में जो कुछ भी कमाएंगे उसका टैक्स आपको असेसमेंट ईयर में देना है। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, एडवांस टैक्स के नाम से हमसे पहले ही टैक्स ले लेते हैं। ठीक है, पर फिर भी ठीक है, जनरल रूल ये कहता है कि जिस साल आप कमाएंगे उसके अगले साल, क्योंकि मार्च के बाद ही प्रॉपर कैलकुलेशन हो पाती है, तो अगले साल में आपको उसका टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, अब इस रूल के कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो आपने पढ़े हुए होंगे, बता दो फटाफट ही। क्या क्या पढ़े हुए हैं? और आगे बोल, पूरा बोल। वेरी गुड। नॉन रेजिडेंट इंगेज्ड इन शिपिंग बिजनेस, पहला क्या बोला गया? नॉन रेजिडेंट इंगेज्ड इन शिपिंग बिजनेस। अगर नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस में लगा हुआ है, ठीक है, तो उसकी इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जाएगी। ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ क्योंकि ये मुझे और काम आएगा जब हम असेसमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट पढ़ेंगे वहां पे, तो मैं इसमें थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, कि सर देखिए एक बंदा श्रीलंका से आया, ठीक है, और श्रीलंका से वोट में आया, या पानी में आया जी, वोट में चल के। ठीक है, अब ये यहाँ आया और ये मुंबई पोर्ट पे उतरा। ठीक है, अब मुंबई पोर्ट पे उतरा, इसने कुछ पैसेंजर उतारे, कुछ पैसेंजर बैठाए और चला गया। ठीक, अब जब इसने मुंबई पोर्ट पे कुछ पैसेंजर बैठाए और उतारे, इट मींस उस टाइम पे इसने इंडिया में इनकम कमाई, इनकम अर्न हो गई, और जब उस टाइम इसने इंडिया में इनकम कमाई तो वो इनकम इसकी इंडिया में टैक्सेबल हो गई। अब इसको हमने कहा लाओ टैक्स, तो कहता सर मैं अभी कमाया ना, अगले साल दे देंगे।
अब सर ये इंडिया वाला होता तो हम ट्रस्ट कर लेते कि कोई नहीं, अभी कमाया अगले साल दे देगा। अब ये बंदा तो कौन है, नॉन रेजिडेंट है, बाहर का बंदा है, तो हम कैसे यकीन कर लें कि हमें अगले साल टैक्स दे देगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं जी हम ऐसे यकीन नहीं कर सकते कि तुम हमें टैक्स दे दोगे, तो हम एक काम करते हैं, ठीक है, हम एक काम करते हैं कि तुम्हें जाने की इजाजत ही तब देंगे जब तुम हमें टैक्स दे दोगे। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो इसका बहुत टाइम लग जाएगा। उसका भी प्रोविजन बनाया गया है, इसको ऐसे टैक्स नहीं देना होता कि पूरे हेड कैलकुलेशन करे। ये क्या करते हैं, एडहोक टैक्स पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, एक बोलते हैं ना, एक एस्टिमेटेड टैक्स पेमेंट कर देते हैं। फिर ये चाहे अगर इनको लगता है कि साहब मेरा हिसाब बराबर है, तब तो किस्सा खत्म। और इनको लगता है कि नहीं जी उस टाइम मैंने एडहोक ज़्यादा दे दिया था, तो ये आ सकते हैं, आके आराम से अपना असेसमेंट कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा टैक्स दिया है तो वापस ले सकते हैं। समझ रहे हो, जैसे आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आपका कोई चार्ज बनता है, अब आपको गार्ड ने रोक लिया, अगर भैया पैसे दो पैसे दो, आपको तो नहीं आंखें दूंगा, तो वो कहना नहीं 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 ऐसे नहीं जाने दूंगा, तो आपने 100 का नोट निकाला, बोले पकड़ बाद में हिसाब कर लेंगे, तो उस तरीके से आपसे ले लिया। अब अगर जाने के बाद आपको लगता है कि यार मैंने ज़्यादा पैसे दे दिए, तो आओ वापस हिसाब करो और अपना बैलेंस ले जाओ, अगर बनता है तो ठीक है, और नहीं बनता तो कोई बात नहीं। तो नॉन रेजिडेंट के साथ ऐसा किया जाता है ताकि हमें इंश्योर हो जाए हम कि हमें टैक्स लॉस नहीं होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं सर। दूसरा इसमें बोला गया सर एओपी और बीओआई formed for particular purpose, dissolved during the year। कि सर हमने कोई एओपी और बीओआई बनाई, किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाई, और उसको हमने इस साल भी बंद कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ ऐसे सिर्फ समझाने के लिए, पटाखा शॉप, मुझे ऐसा लगता है ये अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, कि आपको लगा दिवाली आ रही है, चलो पटाखे की दुकान खोल लेते हैं, दो लोगों ने मिलकर काम किया, बन गया जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या है, एओपी। आपने काम किया, 2 महीने काम किया, काम बंद कर दिया, तो ये क्या बन गई आपकी एओपी, किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनी, पर्टिकुलर विड्रॉल हो गई। तो गवर्नमेंट जब कहती है कि भैया जब तुम्हारा काम चालू भी हो गया, खत्म भी हो गया, तो तुम्हें किस बात का इंतजार है, हम तो इंतजार करने की बात उनके लिए करते हैं जिनका काम चल रहा है, वो मार्च में बिजी है, तो हमें लगता है कि वो अप्रैल में हिसाब बनाएंगे, मई में बनाएंगे, तो दे देंगे। तुम्हारा तो काम भी चालू भी हो गया, खत्म भी हो गया, तुम किसका इंतजार कर रहे हो। तो ऐसे केस में उससे ड्यूरिंग द ईयर ही पैसा ले लिया जाता है। ठीक है, डिजोल्व हो गए तुम। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। सर यहाँ पे भी वही लॉजिक है कि अगर कोई बिजनेस बंद हो गया तो उसको भी हम ये कहते हैं कि तुम्हें किस बात का इंतजार है, तो दे दो टैक्स। पर सर यहाँ पे थोड़ा सा ना एक प्रॉब्लम है कि सर हर बिजनेसमैन जिसका बिजनेस बंद हो गया हो, क्या जरूरी है कि वो भाग जाएगा? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या ऐसा जरूरी है कि वो उसके पास और कोई काम नहीं है? मान लो अंबानी जी 6 बिजनेस कर रहे हैं और 6 बिजनेस में से कोई एक बिजनेस बंद हो जाता है, अब आप अंबानी जी को कहते हो लाओ लाओ टैक्स अभी दे दो, तो अंबानी जी बोलेंगे कहीं भाग रहे हैं क्या, हम दे देंगे। तो ये बात भी सही है। तो इसमें डिस्क्रेशनरी पावर दिया गया है असेसिंग ऑफिसर को इस वाले केस में, कि इस वाले केस में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसमें डिस्क्रेशनरी पावर है। मतलब अगर एओ को लगता है कि तुमसे टैक्स अभी लेना चाहिए तो अभी ले सकता है, और उसको लगता है कि कल भी अगले साल भी ले सकता है तो अगले साल भी ले सकता है। दोनों ऑप्शन यहाँ पे खुले रखे गए हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ वो भी लिख लो। चलो भाई, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली। तो अगर आप परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहे हैं तो जिस दिन छोड़ के जा रहे हैं वहां तक का टैक्स आपको लेना है, वरना आपको क्या नहीं मिलती है, एनओसी नहीं मिलती, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। फिर आप इंडिया घूमने जा रहे हैं विदेश तो जाइए, क्योंकि आना तो वापस यही है। पर आप कहते नहीं जी मैं तो परमानेंट जा रहा हूँ, तो परमानेंट जा रहे हो तो पिछला टैक्स कब भरा था? कहता सर मैंने तो 31 मार्च का भरा हुआ है। तो 31 मार्च का भरा हुआ तो 1 अप्रैल से लेके आज तक का टैक्स कौन भरेगा? और तुम चले जाओगे तो अगले साल कौन भरेगा? कोई नहीं भरेगा। तो पहले टैक्स दो फिर जाने देंगे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे केस होते हैं, पर मैं सीधा एक ही पॉइंट में आ जाता हूं, अनडिस्क्लोज्ड इनकम। ठीक है, अनडिस्क्लोज्ड इनकम मतलब काला धन। मुझे एक बात बताओ, किसी कोई हिस्ट्री सीटर है, कोई ब्लैक
काम करता है, 2 नंबरी काम करता है, उसके यहाँ पे इनकम टैक्स की रेट हुई, उसके यहाँ पे 100 करोड़ रुपए मिले। अब ये 100 करोड़ रुपए किस साल से लेट होंगे? हो सकता है करंट ईयर के हो सकता है उससे पिछले साल के हो, 5 साल पहले, 10 साल एक्यूमुलेटेड होगा, मतलब इकट्ठा किया हुआ होगा, राइट। अब वो ये कहे कि साहब ये इस साल आपने पकड़ लिया, इसका टैक्स तो मैं अगले साल दे दूंगा, तो ये चीज थोड़ी एप्लीकेबल होती है उसके ऊपर कि भैया ये मनी तुम्हारी इस साल की थोड़ी है। और दूसरी बात, वो तो तब की बात है जब तुम खुद डिस्क्लोज करो, हम पकड़ेंगे तब ऐसे थोड़ी होगा, समझ गए। किसी को कोई चोरी करके भाग रहा था, पुलिस ने पकड़ लिया, अब पकड़ लिया तो कहते हैं मैं वापस रख के आ जाता हूँ सामान, छोड़ दो मेरे को, तो ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे हम। तो वैसे ही अनडिस्क्लोज इनकम पकड़ी जाती है, तो उसमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो इनकम कौन से साल से रिलेट करती है, वो तो जिस साल पकड़ी गई उसी साल आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इसमें बहुत सारे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, ये सेक्शन 68 में आता है, अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट। सेक्शन 68 बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। इस पे एक केस लो भी हुआ था, अभी देखो डिस्कस करते हैं इसको। पहले मैं ये लिख दूं, दूसरा अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, या वैसे लिख दूं अनएक्सप्लेन्ड मनी, बुलियन एटसेट्रा, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, partly disclosed investment, unexplained expenditure, ठीक है। और अमाउंट बोरोड और रीपेड और हुंडी, अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी, मतलब 2 नंबर में पैसे का लेन देन। तो अगर कोई ऐसा अमाउंट, मैं इसमें डिस्कशन सिर्फ एक पे ही करूंगा और वो है ये पॉइंट, राइट। मैं डिस्कशन यहाँ पे एक पे ही करूंगा और वो है ये पॉइंट, ओके भी। सो अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। अब ये आपने इंटर में हो सकता है इतना डिटेल में नहीं पढ़ा हो, ठीक है। देखिए हमारे इंडिया में क्या सिस्टम है, हमारे इंडिया में ब्लैक एंड व्हाइट का बड़ा सिस्टम चलता है और प्रॉपर्टीज में बेसिकली बहुत ज़्यादा चलता है। पहले क्या होता था कि लोगों को इतना नॉलेज नहीं था और गवर्नमेंट को भी अता पता नहीं था, तो लोग क्या करते हैं, बोले प्लॉट पसंद आ गया जी, कितने का है, बोले 40 लाख का, बोले ठीक है डील करने चलते हैं। 40 लाख रुपए एक बैग में डालते हैं, बैग उठा के जाते हैं, बोलते हैं हाँ भाई सब क्या लोगे, सामने वाला कहता 50 लाख, बोले ये लो जी 40 लाख का बैग है, 40 लाख मिलेंगे हम तो, सौदा डन, काम खत्म। तो पैसे कैश पकड़ाए और काम खत्म, रजिस्ट्री करवा ली। 2016 से पहले कैश में रजिस्ट्री हो जाती थी, उस टाइम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थे, तो कैश में प्रॉपर्टी खरीद ली। गवर्नमेंट को पता ही नहीं है सब चीजें चल रही है ऐसे, अच्छा पता चल भी गया गवर्नमेंट को। अब इनकम टैक्स वाले ने नोटिस भेजा कि साहब आपने 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी परचेज की है, तो ये 40 लाख रुपए आपके पास आए कहां से ये बताइए, ठीक है। अब बंदा भागता सीए के पास कि साहब नोटिस आ गया क्या करूं, सीए बोलता कि अच्छा एक काम करता है, जवाब देना है ठीक है। अब वो बैलेंस शीट बनाता, तो बैलेंस शीट में वो क्या करता, बोला हाँ जी आपके चाचा जी का नाम बताओ, पिताजी का, भाई का, ऐसे 4-5 लोगों के नाम लिखता और उसमें लिखता कि 6 लाख रुपए उधार लिए पिताजी से, 5 लाख रुपए उधार लिए चाचा जी से, 4 लाख इससे, 3 लाख इससे, ऐसे करके टोटल 40-42 लाख का मैच हो जाता, ठीक है। और इनकम टैक्स वालों को एक जवाब बना के दे देते कि साहब हमने इन इन लोगों से उधार पैसा लिया है और इस पैसे से हमने जमीन खरीदी है, बात हो गई, किस्सा खत्म। ये ऐसी बात हो जाती थी, तो ये तो होगी एक कहानी, ठीक है। अब गवर्नमेंट को ये पता कि ऐसा चल रहा है कहानी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि कैश में ट्रांजेक्शन बंद करवा दिए, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कैश में ट्रांजेक्शन ही बंद करा दिए कि अब आप कैश रजिस्ट्री नहीं करा सकते सर, आपको पेमेंट ऑनलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ केसेज में है, बाकी बंद कर दिया। पहला तो ये हुआ। दूसरा, अब गवर्नमेंट क्या करती है, अगर आप ऐसे बोलोगे कि मैंने इससे उधार लिया, उससे कैश लोन लेना बंद कर दिया, तो आप 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश लोन नहीं ले सकते। ये भी हमारे फाइनल में एक टॉपिक है, वहां पे हम बात करेंगे। तो 20,000 रुपए से ज्यादा का किसी से आप कैश लोन ना ले सकते हैं ना चुका सकते हैं, दोनों काम नहीं कर सकते, तो वो भी खत्म हो गया कहानी। तो इसका मतलब अगर आप बैक डेट में लिख देते हैं कि साहब मैंने पिछले 5 साल पहले इस बंदे से 4 लाख रुपए उधार लिए थे, वो नहीं चलेगा।
ठीक है, उसमें इक्वल अमाउंट पेनल्टी है। मतलब तुम ये कह दो कि मैंने मिस्टर एक्स से 4 लाख का लोन लिया था, तो 4 लाख की पेनल्टी है तुम्हारे ऊपर। ठीक है, तो ये पॉइंट खत्म हो गया। अच्छा, बाई चांस मान लो आप होशियार निकले, आपने जिस साल प्रॉपर्टी खरीदी उसी साल ट्रांजैक्शन घुमा डाले कि साहब इससे 4 लाख का चेक ले लिया कैश दे दिया, उससे चेक ले लिया कैश दे दिया, ऐसे घुमा दिया ना, वो भी तो होता है भाई। जब रूल तो कागजों में चलता है ना, उन्होंने कहा कैश नहीं ले सकते, मैंने कहा ठीक है, तो मैंने क्या किया, मिस्टर एक्स के अकाउंट में 4 लाख रुपए जमा किए, उस मिस्टर एक्स के अकाउंट से 4 लाख का चेक ले लिया, आ गया बैंक से। ऐसे मैंने 10 लोगों के अकाउंट में 4-4 लाख रुपए जमा किए और उन सब लोगों से 4-4 लाख रुपए का चेक ले लिया। ठीक है, तो अब मेरे बैंक में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि चेक आया है और मैंने लोन शो कर दिया और प्रॉपर्टी खरीद ली। समझ के बात को? तो ये इस तरीके से चलता है। अब मेरे बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कि मैंने इन 10 लोगों से लोन लिया है। इनकम टैक्स वाले को डाउट हो गया, कहता है सब बुलाओ, इनको सबको बुलाओ। बुलाया, एक दो को धमकाया वगैरह, सर मुझे तो कुछ नहीं पता, वो सर ने ऐसे किया था, चाचा जी ने बक दिया। तो इस अमाउंट को क्या बोलेंगे? अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट। ऐसी क्रेडिट जिसका आपके पास जवाब नहीं है, तो उसको नाम क्या दिया? अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। आगे बात समझ में? ठीक है, दूसरा रूप सुनिए इसका। सर आपके बुक्स में आपने हड़बड़ाहट बोला, होशियारी में नाम लिख दिया कि मिस्टर नवीन से लिए। अब वो कहता है बुलाओ जी मिस्टर नवीन कौन है। अब मिस्टर नवीन कोई है ही नहीं, बुलाएं किसको? हमने तो नाम ऐसे लिख दिया था। तो वो भी क्या है? अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट है। तो अब इसके लिए अलग से प्रावधान बनाया गया। और कितना टैक्स है पता है आपको? ज्यादा नहीं है। अगर 10 करोड़ आपके पकड़े जाएंगे तो उसमें से गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ 80 लाख रुपए रखेगी। ठीक है, जिसमें 60% टैक्स है, 25% पेनल्टी है और 4% सरचार्ज है। ऐसा मतलब 60% टैक्स, उस 60% का 25% पेनल्टी और दोनों का 4% HEC। तो इस तरीके से ये टोटल बन जाता है 78%। तो आप 78% गवर्नमेंट लेगी, बस ज्यादा कुछ नहीं लेने वाली है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं केस क्या हुआ, उसकी बात करते हैं। सर डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई। ठीक है, नोटबंदी हुई। अब नोटबंदी में सर कि एक बंदे के अकाउंट में तो वही 2-2.5 लाख रुपए से ऊपर डालेंगे तो प्रॉब्लम है। तो एक आदमी ने क्या किया, एक कंपनी थी, कंपनी बनाई। ठीक है, उसने झुग्गी बस्ती में रहने वाले 100 लोगों को पकड़ा, झोपड़ी में रहने वाले 100 लोगों को पकड़ा, उन 100 लोगों के पैन कार्ड बनवाए, फिर उन 100 लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाए। समझना बात को, 100 लोगों के पैन कार्ड बनवाए, 100 लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाए, फिर उन 100 लोगों के अकाउंट में 2.5 लाख रुपए डिपॉजिट किए। ठीक है, तो 2.5 करोड़ रुपए डिपॉजिट हो गए। उन 100 लोगों से फॉर्म भरवाया कि हमें कंपनी के शेयर खरीदने हैं। समझ गए? और उन 100 लोगों को शेयर अलॉट भी कर दिए। तो देखिए पैसा कहां से आया? कैश आया, 100 लोगों के अकाउंट में गया, उस अकाउंट से क्या हुआ? उस अकाउंट से पैसा निकला और पैसा निकल के कंपनी के अकाउंट में गया और उन लोगों को शेयर अलोकेट हो गए। ठीक है, अब उन लोगों से खाली जो होते हैं ना शेयर ट्रांसफर के फॉर्म, शेयर बेचने के फॉर्म, उन खाली फॉर्म पे साइन करवा लिए। ठीक है, तो कहानी क्या हुई कि अब उनके नाम शेयर है पर उन्होंने बेचने का फॉर्म साइन कर दिया। इस तरीके से घुमा फिरा के ट्रांजैक्शंस को क्या कर दिया? सेटल कर दिया और 2.5 करोड़ रुपए को ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट कर लिया। उन लोगों को 1,000 रुपए दिए, छोड़ दिए। ठीक है, अब कंपनी को नोटिस इश्यू हुआ कि साहब आपके पास 2.5 करोड़ रुपए की शेयर कैपिटल आई, कहां से आई? जवाब दो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68। हम इसे अनएक्सप्लेन्ड केस क्रेडिट मानेंगे नहीं। तो कंपनी ने कहा साहब दे देंगे, बताओ क्या चाहिए? नाम चाहिए। तो उन्होंने 100 लोगों के नाम लिख के दे दिए, इससे 2.5 लाख, इससे 2.5 लाख, ये लो पकड़ो, दे दिए 2.5 लाख रुपए। कहते कि इनके पैन कार्ड लाओ, उन्होंने पैन कार्ड दे दिए, ये लो पैन कार्ड। बैंक स्टेटमेंट लाओ, बोले ये लो बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, अब एओ कहता है कि साहब नहीं नहीं, ये तो आपने ट्रांजैक्शन घुमाया है, हम इसको अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट मांगेंगे। कंपनी कह रही है तुम्हारी ऐसे कैसे मानोगे? रूल क्या कहता है? बोले रूल तो ये कहता है कि आपके अकाउंट में कोई अमाउंट जमा हो तो आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। तो जवाब है या नहीं है हमारे पास? बोले जवाब तो है। तो फिर किस बात की पेनल्टी, किस बात का एडिशन? तो कहता नहीं हमें पता चल गया वो ये। तो पता चल गया, मान लिया पता चल गया, चोरी किसने की है? मेरे को जो रूल तुम्हारा कहता है कि जवाब दो, मैंने जवाब दे दिया,
तो कहते हैं उनके पास कहां से है पैसे, तो मैंने कहा उनसे पूछो जाके, मेरे से क्यों पूछ रहे हो, मैंने थोड़ी बोला है। ठीक है, मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट ने कहा भी एज पे रूल कंपनी का तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी पे इतनी लाइबिलिटी है कि वो सिर्फ ये बता सकती है पैसे किसके पास से आए, वो सामने वाला कहां से लाए उसके लिए कंपनी थोड़ी जिम्मेदार है। तो बात में बात है कि ठीक है इन 100 लोगों को पकड़ो। अब कोर्ट कहते हैं कि इनको पकड़ के करोगे क्या इनका, पहली बात तो इनके पास देने को कुछ नहीं है, और दूसरी बात 2.5 लाख रुपए की तो हर आदमी के लिए टैक्स फ्री है, ये तो बोल देंगे हमने भीख मांग के कमाए, तो भी क्या कर लोगे इनका, 2.5 लाख रुपए तक तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई। ठीक है, और गवर्नमेंट की नाक के नीचे से वो पैसा ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो गया, समझ गए। तब गवर्नमेंट ने लॉ चेंज किया, उन्होंने कहा कि सर अब ऐसा लॉ है कि अगर, ठीक है, अब ऐसा लॉ बना रहे हैं कि अगर कंपनी के पास शेयर होल्डर पैसे लेके आता है और अगर शेयर होल्डर जवाब नहीं दे पाया कि पैसे कहां से आए, तो भी कंपनी जिम्मेदार है। ठीक है, इसलिए आजकल वो शेयर डिक्लेरेशन वगैरह साइन कराते हैं ना, वो फॉर्म वॉर्म साइन कराते हैं, उसमें डिक्लेरेशन करा लेते हैं कि मेरी इनकम इतनी है, ये है वो है, समझ गए। तो सोचो ऐसा केस है, तो ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, समझ गए बात को। तो ये इस तरीके का केस था कंपनी के नाम पे। तो ये अनएक्सप्लेन केस क्रेडिट अभी का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी तो बहुत इसमें नोटिस आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए बैंक में पैसा जमा हुआ, किस बात का जमा हुआ, तो उस पर भी आ सकता है, तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें है। ठीक है, बताओ जी, क्लियर है, पॉइंट समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट आ जाइए, ये हमारा बेसिक का लास्ट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। देखिए इनकम का एक दो कॉन्सेप्ट मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो आपके बड़े काम की चीज है। ठीक है, पहला ही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि सर इनकम जो भी होती है वो हमें हमेशा आउटसाइड से कमानी होती है। क्या लिखा है, इनकम मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, इनकम हमेशा कहां से आनी चाहिए, आउटसाइड से। इसी को एक वर्ड बोलते हैं हम म्यूचुअल, इसी का एक वर्ड लेते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, क्या मतलब है इस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सर देखिए ऐसा है, हम अपने आप से इनकम नहीं कमा सकते। नो वन कैन अर्न इनकम फ्रॉम हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, जैसे मैंने अपनी इस जेब से पैसे निकाले कि सर 10,000 रुपये निकाले और मैंने इस जेब में डाल लिया और मैं कहूँ मेरी 10,000 की इनकम हो गई, तो ये पॉसिबल नहीं है। बैंक से पैसे निकाले हमने, बताओ इनकम है क्या, नहीं, क्योंकि मेरा ही पैसा पड़ा था, मैं निकालूं तो इनकम थोड़ी है। तो इसी तरीके से हम अपने आप से इनकम नहीं कमा सकते। अब आप कहते हो कि सर इसका क्या मतलब हुआ, और ऐसे कोई बोलेगा ही क्यों कि मैंने अपने आप से इनकम कमाई है, बोल सकता है। ठीक है, कल को मान लो कि कोई ट्रांजैक्शन किया, मैंने पूछा पैसा कहाँ से आया, कहते सब मैंने खुद से कमाया, तो इस तरीके का लॉजिकल आंसर आ सकता है, पर ऐसा हो नहीं सकता। तो इसी पॉइंट की वजह से आपने एचपी में, हाउस प्रॉपर्टी में और पीजीबीपी में बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, पर आपको उनका लॉजिक मुझे लगता है आज तक नहीं पता रहा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, आपने पीजीबीपी में पढ़ा कि प्रोप्राइटर की सैलरी है वो अलाउड नहीं है, पढ़ा है क्या बताओ, कि प्रोप्राइटर की सैलरी अलाउड नहीं है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर कैपिटल नॉट अलाउड, ये भी पढ़ा है। क्यों क्यों नहीं है, लॉजिक बताओ। यस, ये रीजन है उसका, इनकम मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड। प्रोप्राइटर की सैलरी में देने वाला कौन, प्रोप्राइटर, लेने वाला कौन, प्रोप्राइटर, तो अपने आप को इनकम नहीं दे सकते, तो इसलिए वो इनकम भी नहीं है, तो फिर वो खर्चा भी नहीं है। समझ गए, खर्चा ना, ये तो प्रोप्राइटर सैलरी नॉट अलाउड मतलब खर्चा अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को इनकम नहीं दे सकते। इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर कैपिटल भी अलाउड क्यों नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को कैपिटल पे ब्याज कैसे दोगे, देने वाले भी आप, लेने वाले भी आप। अगर आप P&L में वो इंटरेस्ट नहीं भी लिखते हैं तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, वो नेट प्रॉफिट किसका, आपका। इंटरेस्ट लिखोगे तो नेट प्रॉफिट घटेगा, पर दूसरी तरफ वो इंटरेस्ट भी तो आपका ही है, तो बात तो वही है, कैसे ही कर लो आप। ठीक है, रेंट ऑफ ऑन बिल्डिंग ये भी अलाउड नहीं है।
क्यों? सेम लॉजिक, इसका भी सेम लॉजिक है, राइट? तो इन सब चीजों में एक ही रूल चलता है कि अपने आप से इनकम आप नहीं कमा सकते, ठीक है? सर पार्टनर्स कैपिटल पे तो मिलता है क्योंकि पार्टनर्स अलग होते हैं और पार्टनरशिप फर्म अलग होती है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, इसलिए वहां पे ये चीज चल जाती है। ओके, दूसरा सुनिए सर। एप्लीकेशन ऑफ इनकम, ठीक है? एप्लीकेशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन का मतलब है यूज ऑफ इनकम, ठीक है? मतलब ये कि सर मुझे 5 करोड़ रुपए की इनकम हो गई, ठीक है, और मैंने उस 5 करोड़ रुपए को गरीबों में बांट दिया। सवाल यह है क्या मेरे पे टैक्स लगेगा या नहीं, बताओ? बताओ बताओ जल्दी बोलो। बताओ, मुझे 5 करोड़ की इनकम हुई और मैंने, है ना, मुझे 5 करोड़ की इनकम हुई और मैंने वो 5 करोड़ गरीबों में बांट दिए, तो मुझे टैक्स देना या नहीं देना? क्यों देना पड़ेगा? तो ध्यान से सुनिए, मैं कहता हूं जब मैंने तो कमाया नहीं, नो, कमाया है तो कहते जब मैंने रखा नहीं, तो कहते जो आपने 5 करोड़ बांटे दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम, वो पैसे का यूज है। अब यूज तुम चाहे खुद के लिए करो चाहे दूसरे के लिए करो, वो तुम्हारी चॉइस है साहब, वो हमारी चॉइस नहीं है, ठीक है? तो ये टैक्सेबल होगी, समझ गए बात को? तीसरा इसमें आ जाता है एक सरेंडर ऑफ इनकम, ठीक है? इनकम सरेंडर करना। इनकम सरेंडर करना मतलब कि आपको इनकम मिलने से पहले ही आपने उसको क्या कर दिया, बिफोर अक्रूवल उसको क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। मतलब आप एक प्रोजेक्ट कर रहे थे और प्रोजेक्ट से आपको 5 करोड़ मिलने थे, ठीक है? आपने काम करते टाइम ही कह दिया साहब मैं काम तो कर दूंगा पर मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो क्या इन दैट केस टैक्स लगेगा? नॉट टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि आपने इनकम अराइज होने से पहले ही उसको सरेंडर कर दिया। समझ गए बात को? क्योंकि अब एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं है, इनकम आई फिर हमने कुछ किया, वो एप्लीकेशन है, आई नहीं तो वो सरेंडर है, तो ऐसे केस में आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आगे बात समझ में? ठीक है। बच्चे को पॉकेट मनी मिलती है, बताओ तो पॉकेट मनी इनकम है या नहीं है? तो आंसर इज पॉकेट मनी इनकम नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसको किसी चीज के लिए, किसी एफर्ट्स के लिए नहीं मिली है, वो इनकम किसी न किसी एफर्ट्स के लिए या किसी न किसी ट्रांजैक्शन के लिए मिलती है। आगे बात समझ में? तो ये कुछ इनकम के क्राइटेरियाज हैं। बोलो आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था। मुझे पता है वैसे आपने इंटर में पढ़ा हुआ है, पर कॉन्सेप्चुअली बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। बोलो क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। ये हमारे फास्ट फॉरवर्ड वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है? हालांकि मैं लिख के पढ़ा रहा हूं आपको, पर फिर भी ये हमारे फास्ट फॉरवर्ड चैप्टर्स हैं, तो इनको फटाफट हम देखेंगे। सर मुझे सबसे पहले एक जवाब दो आप, हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते क्यों हैं? पढ़ा है ना आपने? तो मुझे इसका एक लॉजिकल बिल्कुल अच्छा सा जवाब दो कि व्हाई वी कैलकुलेट रेजिडेंशियल स्टेटस, जल्दी बताओ। ओके, बताओ भाई, रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों निकालते हैं? कि सर किस पे टैक्स लगेगा और किस पे नहीं, ये जानने के लिए लगाते हैं ये। तो सुनिए सर, पूरे वर्ल्ड की हम बात करें ना, तो टैक्स दो बेसिस पे टैक्स लगता है, मैं ऐसा कह सकता हूं। बेसिस पे टैक्स लगने का मतलब सर, एक टैक्स लगता है सोर्स बेस्ड और दूसरा लगता है रेजिडेंशियल स्टेटस बेस्ड। इस दो बेस पे पूरे वर्ल्ड में टैक्स लगता है सर। मतलब ये कि जैसे समझिए मैं इंडिया में रहने वाला हूँ, ठीक है? अब मुझे ये पता चला कि सर इंडिया में मैं रहता तो हूँ, गवर्नमेंट की एमिनिटीज का तो यूज करता हूँ, और मैं इंडिया में जो भी कमाऊंगा मुझे उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो मैंने होशियारी दिखाई, मैं ये करता हूँ कि सर रहूंगा तो इंडिया में और कमाऊंगा सारा विदेश में, सारा बिजनेस मैंने विदेशों में सेटल कर लिया, ठीक है? अब मैं इंडिया को कोई टैक्स नहीं दे रहा। क्यों?
मैं कहता हूँ सर मैं यहाँ कमाता ही नहीं हूँ, तो गवर्नमेंट कहते हैं हम बेवकूफ़ हैं कि तुम्हें इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं, पानी बिजली सड़क सब दे रहे हैं, वो तो यूज कर रहे हो ना हमारा, तो चाहे तुम कहीं भी कमाते होंगे, रहते तो यहाँ हो, तो हम तुमसे टैक्स चार्ज करेंगे। ठीक है, अब जब मुझे ये पता चला तो मैंने फॉरेन गवर्नमेंट को कहा कि मैं आपको टैक्स नहीं दूंगा। कहते क्यों नहीं दोगे? क्या मैं आपके यहाँ रहता ही नहीं हूँ। तो वो कहते हैं साहब आप कहीं भी रहते हो, कमाया तो हमारे यहाँ ना, तो टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक कंट्री टैक्स लेगी किसके बेस पे? सोर्स के बेस पे, और दूसरी कंट्री टैक्स लेगी किसके बेस पे? रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पे। आई बात समझ में? हाँ बात तो ठीक है, ओके। तो एक बात तो ये बन गई। अब इसको रिवर्स कर लेते हैं। सर कोई फॉरेनर है, वो इंडिया में कोई सेटअप डाल लेता है, इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट कर देता है और इनकम कमाने लग जाता है। अब वो जब हम उससे टैक्स मांगते हैं तो कहता है मैं तो इंडिया में रहता ही नहीं हूं, मैं किस बात का टैक्स दूं? तो क्या छोड़ थोड़ी देंगे हम उसको? नहीं भैया, कैसे? इंडिया में कमाया टैक्स तो देना पड़ेगा। अब इस बार हम उससे इंडिया में टैक्स किस बेस पे ले रहे हैं? सोर्स बेस पे। ठीक है, और उसकी कंट्री उस पर टैक्स किस बेस पे लेगी? रेजिडेंस बेस पे। समझ गए? तो और अब आप लोगों को ये बात क्यों नहीं पता होगी, या आम आदमी को क्यों नहीं पता होती है? क्योंकि हमारा रेजिडेंस भी इंडिया में है और हमारा सोर्स भी इंडिया में है, तो कभी हमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे भाई, जिस चीज को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी उस पर दिमाग कैसे जाएगा? तो इसलिए हम लोगों ने इस पे दिमाग नहीं लगाया। पर ये बात जब आ जाती है जब इंडिया में रहने वाला बाहर से कमा रहा हो या बाहर रहने वाला इंडिया से कमा रहा हो, तब इसकी जरूरत पड़ती है। समझ गए? ठीक है, तो इसलिए हमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ता है। अब सर सवाल है कि रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब क्या? जो इंडिया में रहता है वो इंडिया, और सर रहने में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पूरे साल इंडिया में रहता है वो तो रेजिडेंट है, नो डाउट। पर कई लोग ऐसे भी तो है, कुछ दिन इंडिया में, कुछ इंडिया के बाहर, कुछ इंडिया में, कुछ इंडिया के बाहर। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हमें रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना पड़ता है। हर कंट्री के लॉज अलग अलग है, हमें सिर्फ इंडिया का पढ़ना है, इंडियन इनकम टैक्स के हिसाब से क्या होगा वो पढ़ना है। आगे बात समझ? ठीक है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस बेस्ड हम पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं। अब सर रेजिडेंशियल स्टेटस जब हम डिटरमाइन कर रहे हैं तो हमारी यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को हमें देखना है। उससे पहले हम कुछ वर्ड जानना चाहते हैं, जैसे कि इंडियन सिटीजन। तो इंडियन सिटीजन कौन होता है सर? जिसको हम बोलते हैं भारतीय नागरिक। ठीक है, तो सर इंडियन सिटीजन वो होते हैं जिनके पास इंडिया की सिटीजनशिप है। क्या मैं ये कहूं जो इंडिया में पैदा हुए हैं? तो सर कह सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि कोई इंडिया में पैदा हो। सिटीजनशिप ऐसी चीज है जिसको हम बाद में भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं इंडिया का रहने वाला हूं, मैं इंडियन हूं, क्या होता है ना इंडियन, तो मैं इंडियन सिटीजन हूं, तब मैं इंडियन बोल रहा हूं। पर अगर मैं चाहूं तो मैं विदेश की किसी कंट्री की सिटीजनशिप भी ले सकता हूं। उसके लिए मुझे वहां की कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसे किसी देश में रूल कहता है कि आप वहां पे शादी कर लो, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। कोई देश कहता है आप हमारे यहाँ के जमीन खरीद लो, हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे। कोई कहता है कि आप हमारे यहाँ पे बिजनेस कर लो, हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे। तो सर सिटीजनशिप मिलने से क्या होता है, हमें उस देश के कुछ फंडामेंटल राइट्स मिल जाते हैं। जैसे इंडिया में फंडामेंटल राइट्स हैं, तो अगर हम इंडियन सिटीजन हैं तो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें राइट्स देता है, राइट। अब कोई बाहर से आया तो वो बाहर से आके अगर 12 साल इंडिया में रह जाता है तो वो इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। बहुत सारे हमारे फिल्म स्टार, जैसे अक्षय कुमार है, तो अक्षय कुमार इंडिया का भी सिटीजन है और कनाडा का भी है। प्रियंका चोपड़ा है तो प्रियंका चोपड़ा भी ड्यूल सिटीजनशिप में है। आतिफ असलम है तो उन्होंने पाकिस्तान की भी सिटीजनशिप ले रखी है, इंडिया की भी ले। तो ऐसे बहुत सारे हैं, इसको बोलते हैं ड्यूल सिटीजनशिप, जो दो देशों में सिटीजनशिप ले रखे होते हैं, राइट। दूसरा आता है, एक वर्ड है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, इसको बोलते हैं भारतीय मूल। हिंदी में मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बार आपने ये शब्द होते ही ऐसे जिनको सुना ही आपने हिंदी में होगा, न्यूज वाले भी बताएंगे ना तो वो हिंदी में बताएंगे। ठीक है, तो भारतीय मूल, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो लोग जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, 1947 से पहले इंडिया में पैदा हुए थे। तो आपका जन्म मायने नहीं रखता, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म मायने रखता है, तो वो कब हुआ था। ठीक है, जैसे बहुत सारे विदेशी लोग हैं, जैसे गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिंचई। ठीक है, तो अब इनको कहते हैं भारतीय मूल के हैं। न्यूज वाले भी ऐसे बोलेंगे, इंडियन ओरिजिन नहीं बोलेंगे, भारतीय मूल के बोलेंगे, इसलिए मैंने आपको हिंदी में लिख के दिया है, राइट। तो सर इंडियन मतलब इनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, आइदर कोई भी, आइदर और,
तो वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, दैट्स वाई हम इनको इंडियन ओरिजिन के पर्सन कह रहे हैं। ऐसे ही एक एस्ट्रोनॉट है, क्या नाम है उनका, सुनीता विलियम्स, वो भी क्या है, भारतीय मूल के हैं, क्योंकि उनके भी पेरेंट, हम देखो सुनीता भारतीय नाम है, विलियम्स फॉरेन नाम, तो कहीं ना कहीं उनका क्या हुआ कि पेरेंट जो है वो इंडिया से बिलोंग करते थे। ठीक है, सुंदर पिचई वो है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। अभी ऋषि सुनक है ना, ऋषि सुनक, तो ऐसे बहुत लोग हैं जो इंडिया से बाहर गए, उनके पेरेंट्स बाहर गए, बाहर सेटल हो गए और बच्चों का जन्म बाहर ही हुआ, तो वो इंडियन तो नहीं है पर वो इंडियन ओरिजिन के हैं, मतलब उनकी जो जड़ें हैं, उनका जो वंश है वो इंडिया से चलता आ रहा है, तो इसलिए इंडियन ओरिजिन के हैं, राइट। और इन सब का लिंक हमारे आगे के प्रोविजन में आता है, दैट्स वाई आपको ये बताया गया है। ठीक है, चलिए सर, अब फटाफट मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो सर रेजिडेंशियल स्टेटस हमें हर एक पर्सन का निकालना होता है। इनकम टैक्स में 7 पर्सन होते हैं, जिसमें पहला होता है सर इंडिविजुअल, दूसरा होता है एचयूएफ, तीसरा होता है एओपी और बीओआई एक साथ होते हैं, राइट। एक होता है सर फर्म, एक होता है कंपनी, ठीक है, एक होता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और एक होता है लोकल अथॉरिटी। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। सर लोकल अथॉरिटी जैसे कि जेडीए, नगर निगम, ग्राम पंचायत, क्या ऐसा हो सकता है कि जेडीए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी नॉन रेजिडेंट है? पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका स्टेटस कभी भी निकालने की जरूरत नहीं हो सकती। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस वो होते हैं जो किसी एक्ट में, इंडिया के किसी एक्ट में रजिस्टर्ड हुए, जैसे कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो ट्रस्ट हो गया या फिर कोई यूनिवर्सिटी हो गई, तो सर जो इंडिया में रजिस्टर वो तो इंडियन ही है ना, तो इसके लिए भी कभी भी रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। एओपी बीवाई जैसे कि कोई इंडिया में जॉइंट वेंचर कर रहा है, ठीक है, या तो ये हो सकते हैं, इसमें बाहर की पार्टियां हो सकती है जो आके इंडिया में करें, तो ये हो सकता है। तो हमें बेसिकली सिर्फ इन लोगों के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है, इन दोनों के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर वो होता है इंडिविजुअल का। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कराता हूं, सुनिएगा। सर इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए हमें बेसिक कंडीशन पढ़नी पड़ती है। बेसिक कंडीशन के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि सामने वाला इंडिया में रेजिडेंट है या नहीं, राइट। ठीक है, तो सर बेसिक कंडीशन ये कहती है कि 182 डेज और मोर आपको इंडिया में रहना है, और वो भी कौन से साल की बात कर रहे हो? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब जिस साल के लिए आप स्टेटस निकाल रहे हैं उस साल आपको 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहना है। ठीक है, अब इसमें छोटी छोटी बातें होती है कि सर मैं एक दिन 16 तारीख को गया, 25 तारीख को आया, तो क्या 16 तारीख का दिन इंडिया में काउंट होगा? तो जो आने का दिन और जाने का दिन दोनों दिन इंडिया में काउंट होते हैं, अनलेस हार्डली सिस्टम दे रखा हो कि कितनी बजे गए। जब तक वो नहीं दे रखा तब तक आने और जाने दोनों का दिन इंडिया में काउंट होता है। क्या 182 दिन हमें इंडिया में एक साथ रहना है? आंसर इज नो। कंटिन्यूअसली आपको 182 दिन रहने की जरूरत नहीं है, आप आइए जाइए आराम से घूमिए। ओवरऑल 182 डेज होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारी पहली कंडीशन होगी। अब सर इस कंडीशन का एक ऑप्शन है, कंडीशन का ऑप्शन ये है कि 60 डेज, तो कोई कहता है कि सर मैं तो ये पूरी नहीं कर पाया, तो सेकंड ऑप्शन देते हैं कि 60 डेज और मोर। प्रीवियस ईयर में तुम्हें सिर्फ 60 दिन इंडिया में रहना है, पर उससे पहले के 4 साल में 365 डेज और मोर इन 4 प्रीवियस ईयर, मतलब जिस साल के लिए आप स्टेटस निकाल रहे हैं उससे पहले के 4 साल में 365 दिन आप इंडिया में होने चाहिए, और जिस साल का स्टेटस निकाल रहे हैं उसमें 60 दिन आप इंडिया में होने चाहिए। अगर हाँ तो भी आपकी बेसिक कंडीशन फुलफिल हो जाती है। कहने का मतलब चाहे पहली फुलफिल करो चाहे ऑप्शन फुलफिल करो, चलेगा, राइट। ठीक है, अब सर अगर हम इस कंडीशन के साथ साथ इस कंडीशन का इंपैक्ट भी पढ़ ले तो कैसा रहेगा? इंपैक्ट का मतलब कि अगर मैं बेसिक कंडीशन फुलफिल करूं तो क्या होगा, और बेसिक कंडीशन फुलफिल ना करूं तो क्या होगा, तो वो भी हम यहीं पे साथ साथ पढ़ लेते हैं कि सर अगर बेसिक कंडीशन फुलफिल होती है यस, तो हम क्या है? रेजिडेंट। और अगर बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम क्या है? नॉन रेजिडेंट। समझ गया? तो एक बात बताओ, अगर पहली कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो मैं क्या बन गया? नॉन रेजिडेंट। अगर फुलफिल नहीं होती तो मैं क्या बन गया? नॉन रेजिडेंट। और अगर मैं नॉन रेजिडेंट बन गया तो मुझे आगे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे क्वेश्चन खत्म।
ठीक है। बट अगर मैं रेजिडेंट बन गया, इट मींस अगर मैंने पहली कंडीशन फुलफिल कर ली, तो मुझे ये जानना पड़ेगा कि भैया मैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूं या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 स्टेटस होते हैं। रेजिडेंट की फर्दर 2 कैटेगरी है, तो उन कैटेगरी में जाने के लिए हमें एडिशनल कंडीशन पढ़नी पड़ती है। और वो एडिशनल कंडीशन क्या है वो भी सुन लीजिए कि सर 7 साल में 7 ईयर्स, या वैसे लिख दूं 730 डेज और मोर इन 7 प्रीवियस ईयर, जिस साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं उससे पहले के 7 साल में 730 दिन इंडिया में आप होने चाहिए। सी कंडीशन कहती है एडिशनल कंडीशन, ये कहती है सर कि रेजिडेंट ट्वाइस इन 10 ईयर्स, 10 साल में आप 2 बार रेजिडेंट होने चाहिए। मतलब जैसे इस साल आप रेजिडेंसी निकाल रहे हैं, उससे वैसे ही पिछले साल भी निकाला होगा, उससे पिछले साल भी निकाला होगा। तो इस तरीके से पिछले 10 साल में 2 बार आप रेजिडेंट होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, रेजिडेंट होने चाहिए का मतलब क्या है कि पिछले 10 साल में 2 बार आपकी बेसिक कंडीशन पूरी होनी चाहिए, ऐसे बोल दूं मैं? अरे बेसिक कंडीशन पूरी होते हैं क्या बन जाते हैं? रेजिडेंट। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि पिछले 10 साल में 2 बार आपकी बेसिक कंडीशन फुलफिल हुई हो, अगर ये कहूं तो भी वही बात है। और पिछले 10 साल में आप 2 बार रेजिडेंट हुए हो, ये बोलूं तो भी बात तो वही है, समझ गए? तो ये 2 एडिशनल कंडीशन हो जाती है। अगर ये दोनों कंडीशनल जो कि बी और सी है, अगर ये भी आप फुलफिल कर देते हैं तो आप क्या बन जाते हैं? ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। और अगर इनमें से एक कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर पाते या दोनों ही फुलफिल नहीं कर पाते तो आप क्या बन जाते हैं? नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इन शॉर्ट मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं सर कि अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि बेसिक भी पूरी कर दूं और दोनों एडिशनल भी पूरी कर दूं, तो मैं क्या बन जाऊंगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर मैं एक तो पूरी कर दूं और बी और सी में से एक हो या बी और सी दोनों ही ना हो, तो मैं क्या बन जाऊंगा? नॉन ऑर्डिनरी। और अगर मैं एक कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पाऊं तो मैं क्या बन जाऊंगा? नॉन रेजिडेंट। तो मुझे बताइए, मैंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, चेकिंग करनी स्टार्ट की, और मैं एक कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पाया, तो क्या मुझे आगे कंडीशन चेक करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं ए नहीं कर पाया मैं सीधा नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में चला गया। बोलो आगे बात समझ में? ठीक है। अब सर क्या हुआ था कि पहले इस रूल के, जो ये रूल है 60 दिन और 365 दिन वाला, इसके 3 एक्सेप्शन हुआ करते थे पहले, ठीक है। तो फिर 2-3 साल पहले इसमें अमेंडमेंट किया गया और इसके 3 एक्सेप्शंस में 3.5 बढ़ा दिया, ऐसे बोल सकते हैं, या ऐसे कहूं कि उसके कुछ टुकड़े कर दिए। कैसे? सुनिए। पहला है क्रू मेंबर। अगर आप क्रू मेंबर हैं, जैसे आप किसी शिप पे पायलट हैं, ठीक है, या कैप्टन, किसी शिप में कैप्टन है, तो वैसी सिचुएशन में आपके ऊपर ये वाला ऑप्शन अप्लीकेबल नहीं है। इट मींस आपको 1 साल में 182 दिन इंडिया में रहना है तो ही आप रेजिडेंट होंगे। 60 दिन वाला ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं है। दूसरा, पर्सन लिविंग इंडिया फॉर जॉब। पर्सन इंडिया छोड़ रहा है जॉब के लिए, तो वैसी सिचुएशन में भी आपके लिए 60 दिन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। देखो ऐसा इसलिए किया गया, मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक बताऊं, हालांकि लिखा कहीं नहीं है, मैंने खुद नहीं बनाया हुआ है, कि सर एक बंदा है वो विदेश जॉब करने गया, ठीक है। अब उसके यहाँ पे कंपनी का रूल क्या है कि आप 10 महीने तो काम करो और 60 दिन हम आपको छुट्टी दे देंगे, 60 दिन को जॉब छुट्टी दे देंगे। तो अब वो बंदा 60 दिन इंडिया आ गया। अब आप इंडिया नहीं पकड़ लेते उसको कि ला भाई तो 60 दिन इंडिया आ गया, अब तो रेजिडेंट हो गया। तो इसके लिए उसमें से ये कंडीशन हटा दी कि भैया तेरे लिए 182 दिन की ही कंडीशन है, तेरे लिए 60 दिन वाली सिचुएशन नहीं है। तो इन 2 लोगों के लिए 60 डेज वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब जो तीसरी कंडीशन थी ना, उसको मॉडिफाई कर दिया, तो उसका नाम ही हो गया मॉडिफाइड कंडीशन, ठीक है। अब वो तीसरी कंडीशन क्या है वो सुनिए। तीसरी कंडीशन मैं यहां लिख रहा हूं कि सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, और ये इंडिया आया फॉर विजिट, घूमने आया इंडिया, ठीक है। अब इसकी 2 कैटेगरी बना दी। इसको ये बोला कि भैया तुम्हारी टोटल इनकम कितनी है ये बताओ, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम, तुम्हारी ये कितनी है ये बताओ। ये कहता है सर मेरी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम अप टू 15 लाख है, 15 लाख तक है, ठीक है। या ये कहेगा
अब वो 15 लाख है। दो ही ऑप्शन बनते हैं, तो या तो 15 लाख तक है या 15 लाख से ज्यादा है। अगर तुम्हारी इनकम 15 लाख तक है, ठीक है, तो हम तुम्हें यहां पे ऐड कर देंगे। यहां पे ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे ऊपर भी 60 प्लस 365 का कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। और अगर तुम्हारी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो तुम्हारे ऊपर 60 प्लस वाला कॉन्सेप्ट तो अप्लीकेबल होगा, पर वो मॉडिफाइड हो जाएगा 120 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन 4 प्रीवियस ईयर, ऐसा लग जाएगा। तो दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, आप इंडिया घूमने आते हैं और आपकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम 15 लाख तक है, तो आपके ऊपर 60 प्लस 365 डेज अप्लीकेबल नहीं होगा। पर अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो रूल तो अप्लीकेबल होगा, पर अमेंडमेंट के साथ 120 दिन आ जाएंगे, 60 की जगह 120 दिन आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये रूल बना दिया गया। बताओ यहां तक बात समझ में आती है या नहीं? आती है समझ में? चलो तो आती है तो आगे चलते हैं। अब इसमें एक और आया डीम्ड रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट, वो और सुनिए। गवर्नमेंट ने इस बार कहा कि अब तो हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, रूल 6A है ये, हाँ ठीक है, सेक्शन 6A बोलते हैं इसको। क्या है सुनिए, इन्होंने कहा कि सर एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन है, ऐसा बोल दिया, ठीक है, एक पर्सन है वो इंडियन सिटीजन है, और सर ये अपने आप को ऐसे मैनेज करता है कि ये किसी भी कंट्री में रेजिडेंट नहीं है। बताओ, मतलब इसको पता चल गया कि 182 दिन इंडिया में रहेंगे तो रेजिडेंट हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में मान लो 70 दिन का रूल है और जापान में मान लो 20 दिन का रूल, तो ये क्या करता है, ऐसे घूमता रहता है, वहाँ पे 69 डेज रुकेगा फिर निकल जाएगा, यहाँ पे इतने निकल जाएगा, इस तरीके से इसने पूरा मैनेज कर रखा है, और ये किसी भी कंट्री में टैक्सेबल नहीं है। तो लिखा कि नॉट टैक्सेबल इन एनी कंट्री ऑन बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, कि सर ये रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पे किसी भी कंट्री में टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, तो इंडियन सिटीजन है और किसी भी कंट्री में रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पे टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, और इसकी जो इनकम है, टोटल इनकम एक्सीड्स ₹15 लाख है, तो ऐसे केस में इसे डीम टू बी NOR इन इंडिया मान लिया जाएगा, मतलब नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया मान लिया जाएगा। आगे बात समझ में, डीम टू बी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया मान लेंगे, किस्सा खत्म, समझ गए? तो जो बचा कुचा था उसको भी खींच के हम ले आए हमारे यहाँ पे। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला एसएससी कौन है सर हमारा? सेकंड एसएससी कौन है? HUF। ठीक, अब जोड़ नहीं आएगा, जो इंडिविजुअल का एसेस होता है रेजिडेंशियल उसी में जोड़ आता है। सर HUF क्योंकि एक बंच ऑफ पर्सन है, बहुत सारे लोग होते हैं इसमें, तो यहाँ पे जो बेसिक कंडीशन है वो हमारी किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए ना होके किसके लिए होती है? फैमिली के लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ HUF इज होली और पार्टली इन इंडिया है। क्या बोला गया? कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द HUF इज होली और पार्टली इन इंडिया। मतलब क्या होता है सर? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है सर डिसीजन मेकिंग। पहला पॉइंट ही क्या है? डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, क्या कहता है डिसीजन मेकिंग? सुनिए सर, डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है कि आप अपने HUF के बिजनेस के डिसीजन कहाँ से लेते हैं। सपोज जी हमारी एक फैमिली का मेंबर यहाँ रहता, बाकी मेंबर यहाँ रहते हैं, एक मेंबर विदेश में रहता है। अब हम विदेश वाले मेंबर से पूछे बिना कोई काम नहीं करते, तो इसका मतलब हमारी HUF कंट्रोल कहाँ से हो रही है? विदेश से हो रही है। आगे बात सुनो, ठीक है। कुछ डिसीजन हम ले लेते हैं, कुछ डिसीजन विदेश में जो रहते हैं उनसे पूछ के ले लेते हैं।
तो कंट्रोल कहाँ से हो रही है? पार्शली फ्रॉम इंडिया और पार्शली फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। हम ये कहते हैं कि भाई नहीं, वो जो बंदा है विदेश में रहता है, वो जब इंडिया आएगा तब डिसीजन होगा, तो इन दैट केस डिसीजन कहाँ से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है। तो इस तरीके से हमें डिसाइड करना है कि पूरे एचयूएफ की डिसीजन मेकिंग कहाँ से हो रही है, वो हमारी पहली कंडीशन है। अगर डिसीजन मेकिंग इंडिया से हो रही है, चाहे पूरी और चाहे आधी, तो हमारी एचयूएफ क्या हो जाएगी? रेजिडेंट। और नहीं हो रही है तो हमारी एचयूएफ क्या हो जाएगी? नॉन रेजिडेंट। सिंपल, जैसा इंडिविजुअल में पढ़ा सेम टू सेम वही चीज है। आगे बात समझ में? ठीक है। अब एडिशनल कंडीशन, जैसे हमने इंडिविजुअल में पढ़ी वैसे ही, तो एडिशनल कंडीशन और सी एडिशनल कंडीशन। अब सर यहाँ पे एडिशनल कंडीशन सेम है क्या? 730 डेज, 7 ईयर्स और रेजिडेंट, 2 बार रेजिडेंट 10 ईयर्स। तो सर अभी तो आपने ये कहा था कि एचयूएफ में बहुत सारे लोग होते हैं, तो अब 730 दिन इंडिया में रहेगा, ये हम किसका देखेंगे? तो ये जो 2 कंडीशन है ये किसको फुलफिल करनी होती है? कर्ता को फुलफिल होती है। कहने का मतलब कर्ता पिछले 7 साल में 730 दिन इंडिया में होना चाहिए और कर्ता पिछले 10 साल में 2 बार रेजिडेंट होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन देखेंगे किसकी? कर्ता की। पर इंपैक्ट किस पे आएगा? एचयूएफ पे आएगा। तो अगर कर्ता ने, ध्यान से देखिए, अगर कर्ता ने बी एंड सी को फुलफिल कर दिया है तो एचयूएफ क्या हो जाएगी? रेजिडेंट। और नहीं किया है तो एचयूएफ क्या हो जाएगी? नॉन रेजिडेंट। बोलो, बात समझ में आ गई? बोल दो भाई यहां तक कोई डाउट है तो। एचयूएफ में मैं फिर रिपीट कर दूं, पहली कंडीशन कंट्रोल मैनेजमेंट की हो जाती है, जो कि इंडिया में है तो रेजिडेंट, नहीं है तो नॉन रेजिडेंट। दूसरी और तीसरी कंडीशन कर्ता को फुलफिल करनी है ऑन बिहाफ ऑफ एचयूएफ, तो अगर वो फुलफिल करता है तो एचयूएफ रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाती है, और नहीं करता है तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाती है। तो सेम जैसा इंडिविजुअल का असेसमेंट करते हैं, इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं, वैसे ही हम एचयूएफ का निकालते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। तीसरा पॉइंट सर, एओपी, बीओआई और फॉर्म, इन तीनों का एक ही मैटर है। क्यों? क्योंकि तीनों में ही ग्रुप ऑफ पर्सन है, कुछ लोगों का समूह है, 2 या 2 से ज्यादा लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, कंट्रोल। यहाँ पे 3 कंडीशन नहीं है, यहाँ पे एक ही कंडीशन, और वो क्या है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कि सर बताइए कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ हो रहा है? अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली मतलब पूरा, पार्टली मतलब कि आधा इंडिया में है, तब तो ये क्या है? रेजिडेंट है। और अगर पूरा का पूरा इंडिया से बाहर है, ओनली आउटसाइड इंडिया, तो ये क्या है सर? नॉन रेजिडेंट है। तो क्या एओपी, बीओआई और फॉर्म में ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी का कॉन्सेप्ट नहीं होता? तो आंसर इज नो। यहाँ पे ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यहाँ पे 2 ही कॉन्सेप्ट होते हैं, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो बता दो यहां तक कहानी क्लियर है क्या? क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे, इसके रिसिप्ट ऑफ इनकम, अराइज ऑफ इनकम, और इसके 2-3 क्वेश्चंस ये हम इसमें करेंगे, तो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से हम जो फास्ट फॉरवर्ड चैप्टर्स हैं उनको, देखो ये आप पे डिपेंड करता है आपको कितनी चीज़ें आती हैं, ठीक है? अगर आप ये कहते जाएंगे कि हाँ ये आ गया तो मैं फास्ट चलता रहूँगा। अगर मुझे लगेगा कि कुछ चीज़ें आपको नहीं आई तो मैं फिर उसको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप भी जब रिवीजन करते हैं, कुछ लोग आप में से रिपीटर होंगे, किसी ने इंटर में 2 अटेम्प्ट दिए होंगे, तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, कई लोग क्या करते हैं कि थोड़ा पढ़ लेता हूँ, 70% कोर्स कर लेता हूँ, हो जाऊंगा, फिर वो नहीं होता, फिर वो कहता है कि इस बार 80 पढ़ लेता हूँ, हो जाऊंगा। मेरा कहने का मतलब है कि आप 100 नहीं, आप 110% पढ़िए। एक बार चाहे आप 1 महीना एक्स्ट्रा लगा लीजिए, पर हमें निकलना एक बार में ही है। तो मैं जब पढ़ाता हूं तो उस टाइम मैं ये दिमाग नहीं लगाता कि 2 क्लास एक्स्ट्रा लग रही है या 2 क्लास जल्दी लग रहा है। मेरा टारगेट ये रहता चाहे 2 क्लास एक्स्ट्रा लग जाए, पर चीज पूरी हो जानी चाहिए, बच्चे को समझ में पूरा आ जाना चाहिए। तो अगर हमें वॉल्यूम 1 में, मान लो अगर वैसे नहीं होगा, मुझे पता है क्योंकि मैं बहुत सारे बैच ले चुका हूँ, तो मुझे सब पता है कितने क्लास में होगा, फिर भी अगर मुझे 1-2 क्लास एक्स्ट्रा लगती है तो लगती है, मुझे उसमें कोई परवाह नहीं है, और आपको भी नहीं होनी चाहिए।
समझ गए? तो इस चीज पे दिमाग ना लगाइएगा कि कितना कोर्स हो जाएगा, कितनी क्लास हो जाएगी। दिमाग इस चीज पे लगाइएगा कि जितना पढ़ा दिया क्या पूरा वहां तक हमें ओके है ना, बस समस्या का समाधान यही हो जाएगा। राइट, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलेंगे।